नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की श्रृंखला में बाबर के प्रारंभिक जीवन, उसकी क्या कठिनाइयाँ रही हैं और भारतीय अभियान के उसके क्या कारण रहे हैं, और भारत पर उसने जो पानीपत के युद्ध, खानवा औरों का युद्ध लड़ा है, उससे पहले उसके कितने अभियान रहे, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो बाबर का वास्तविक नाम जो था वो जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। अतः जहीरुद्दीन मुहम्मद अपने पराक्रम और निर्भीकता के कारण ही बाबर कहलाया था और बाद में उसका यह नाम ही प्रचलित हो गया था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को शुक्रवार के दिन हुआ था। इसके पिता जो थे वो उमर शेख मिर्जा थे। वो तैमूर के वंशज थे और फरगना के एक छोटे से राज्य के स्वामी थे। बाबर की माता कुतलुग निगार खानम थी, जो चंगेज खां के वंश की यूनुस की पुत्री थी। बाबर को यद्यपि मुगल कहा जाता है, किंतु वास्तव में उसका परिवार मंगोल नहीं वरन तुर्क चगताई था। इसी कारण बाबर के लिए कहा जाता है कि उसमें मंगोलों की क्रूरता, एक तुर्क का साहस और योग्यता और ईरानियों की शिष्टता थी। बाबर के पिता उमर शेख के राज्य फरगना की राजधानी अंदीजान थी। उमर शेख अपने छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई अहमद मिर्जा, जो कि समरकंद और बुखारा का शासक था, से संघर्ष करते रहते थे। इसी संघर्ष काल में 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर के पिता उमर शेख की छत से गिरकर मौत हो गई। इस प्रकार लगभग 12 वर्ष की आयु में ही बाबर पर फरगना राज्य का बोझ आ गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि हिजरी 899 के रमजान मास में 12 वर्ष की आयु में फरगना देश का मैं शासक बना। उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों की बात करें तो 12 वर्ष की अल्पायु में जब वो फरगना के सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने अनेक कठिनाइयां मुंह खोल के खड़ी थी। उसके पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बाबर के चाचा जो अहमद मिर्जा, जो कि समरकंद के शासक थे, और दूसरी ओर से मामा जो महमूद खां ने फरगना पर अधिकार करने का प्रयास किया था, किंतु बाबर अपनी जनता की दृढ़ता और स्वामी भक्ति के कारण फरगना की रक्षा करने में सफल रहा था। इस सफलता से बाबर का जो आत्मविश्वास था वो निश्चित रूप से कहते हैं बड़ा होगा, जिससे प्रेरित होकर उसने समरकंद पर आक्रमण की योजना बनाई थी। समरकंद पर आक्रमण कहते हैं ये एक प्रमुख नगर था जिसका शासक बाबर का चाचा अहमद मिर्जा था। यह नगर सुंदरता और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बाबर इस नगर पर अधिकार करना चाहता था। समरकंद पर आक्रमण करने के लिए बाबर को 1496 ईस्वी तक तो अपनी तैयारियां करनी थी, इसलिए वह रुका रहा। कहते हैं इसी बीच 1494 ईस्वी में समरकंद के शासक अहमद मिर्जा की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने जुलाई 1496 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया, किंतु इस अभियान में उसे सफलता नहीं मिली। उसके पश्चात उसने 1497 ईस्वी में पुनः समरकंद पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। बाबर ने समरकंद पर लगभग 100 दिन शासन किया था कि फरगना में विद्रोह हो गया और बाबर के भाई जहांगीर ने स्वयं को फरगना का शासक घोषित कर दिया था। बाबर अस्वस्थ था, इसलिए कहते हैं तुरंत वो फरगना नहीं जा सका, और जैसे ही वह स्वस्थ हुआ फरगना गया, किंतु तब कहते हैं बहुत देर हो चुकी थी, अतः वह वापस समरकंद लौटा। किंतु बाबर की अनुपस्थिति में अहमद मिर्जा के पुत्र अली मिर्जा ने समरकंद पर अधिकार कर लिया था। कहते हैं इस प्रकार से बाबर के हाथ से फरगना और समरकंद दोनों ही निकल गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस प्रकार फरगना के निमित्त मैंने समरकंद छोड़ा और जब क्या देखा हूं कि एक राज्य मेरे हाथ से निकल गया और दूसरा आया ही नहीं। इस प्रकार बाबर के अधीन खोजंद नामक एक पहाड़ी क्षेत्र ही रह गया था और बाबर की सेना भी लगभग समाप्त सी हो रही थी। बाबर के लिए यह जो समय था बहुत ही मुश्किल का था, संकट का था। वह इधर उधर भटकता रहा। उसने लिखा है कि फरगना का शासक बनने के बाद ही 2 रमजान एक स्थान पर वह बिता सका और मुझ पर विपत्ति का समय आ गया था और मैं बिना रोए नहीं रह सका। फरिश्ता ने भी कहते हैं बाबर की इस स्थिति के विषय में लिखा है कि वह किस्मत की गेंद शतरंज के बादशाह के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा। लेकिन कहते हैं इस तमाम
मुश्किल स्थिति के बावजूद उसने अपना साहस और धैर्य नहीं खोया था। दूसरा उसका कदम था फिर फरगना पर विजय। 1498 ईस्वी में बाबर ने फरगना पर पुनः अधिकार किया, कहते हैं, किंतु यह विजय भी उसकी स्थायी नहीं थी। 1500 ईस्वी में फरगना पर पुनः, कहते हैं, उसके हाथ से निकल गया और उससे जंगलों और कंदराओं की शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा था। अब हम बात करते हैं समरकंद पर विजय। 1501 ईस्वी में बाबर ने पुनः समरकंद पर अधिकार किया, किंतु समरकंद पर उसका आधिपत्य अधिक समय तक कायम नहीं रह सका, क्योंकि उज्बेक सरदार शहबानी खां ने सर ए पुल नामक स्थान पर बाबर को हरा दिया था और इस प्रकार समरकंद पर बाबर का आधिपत्य जो था वो मात्र 8 महीने तक रहा। अब काबुल पर उसने किस तरह से अधिकार किया? समरकंद के हाथ से निकल जाने पर बाबर ने 1502 ईस्वी से 1504 ईस्वी तक, जब वो दर दर भटक रहा था, उज्बेक नेता शहबानी खां ने इस बीच, कहते हैं, संपूर्ण ट्रांस आक्सीनिया प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। इसी समय बाबर को काबुल पर अधिकार करने का मौका मिला। काबुल में बाबर के चाचा उलूग बेग की मृत्यु हो गई थी और वहां अराजकता फैली हुई थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर आक्रमण करके अधिकार किया। काबुल में शासन करते हुए बाबर के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। 1507 ईस्वी में, कहते हैं, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। समरकंद पर फिर अधिकार। बचपन से ही बाबर जो था वो समरकंद पर अधिकार करने का सपना देखता था। 1504 ईस्वी में जब काबुल का वो शासक बना तो समरकंद पर विजय की उसकी जो आकांक्षाएं थी अभी तक बाकी थी। 1510 ईस्वी में बाबर को यह ज्ञात हुआ कि उज्बेक सरदार शहबानी ईरान के शाह के साथ युद्ध में मारा गया था। शहबानी खां की मृत्यु का समाचार जैसे ही बाबर को मिला, उसने समरकंद पर अधिकार करने की इच्छा उसमें पुनः जाग गई और इसी उद्देश्य से उसने ईरान के शाह के साथ संधि करके 1511 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया। कहते हैं, इस प्रकार बाबर का समरकंद पर तो अधिकार हो गया, किंतु उसे ईरान के शाह की छत्र छाया में शासन करना था। इसी कारण उसे शिया मत अपनाना पड़ा, जिसका समरकंद के सुन्नी निवासियों ने घोर विरोध किया था। और 1512 ईस्वी में उज्बेक सरदार उबैदुल्ला खान ने समरकंद पर आक्रमण किया और बाबर को कुल ए मलिक नामक स्थान पर परास्त किया। समरकंद, कहते हैं, बाबर के हाथ से वापस निकल गया। अब बाबर के भारतीय अभियान के क्या कारण रहे हैं, इस पर हम अगर एक नज़र दौड़ाएं तो पता लगता है कि बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी तो था ही, वह मात्र फरगना का शासक बने रहने से संतुष्ट नहीं रहने वाला था और उसने 3 बार समरकंद पर भी अधिकार किया। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि समरकंद तीनों बार ही उसके हाथों से निकल गया। उसके पश्चात उसने समरकंद पर अधिकार करने का तो अपना इरादा छोड़ दिया था। अब उसने क्या किया, सारा ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया और विशाल साम्राज्य स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसे जो है भारत ही उचित लगा। बाबर जो था तैमूर का वंशज था, अतः वह स्वयं को पंजाब का भी अधिकारी समझता था, क्योंकि जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तब उसने पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली थी। भारत के विशाल भूभाग को जीतकर बाबर अपने पूर्वजों के समान ही ख्याति प्राप्त करना चाहता था और दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टि से भी भारत एक संपन्न देश था। इसकी अपार धन संपदा के विषय में बाबर को जानकारी थी। वह धन संपदा से बाबर को भारतीय अभियान के लिए, भारत की धन संपदा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को प्रेरित किया था। राजनीतिक स्थिति की हम बात कर ही चुके हैं कि किस तरह से राजनीतिक स्थिति शोचनीय थी और बाबर को किस तरह से आमंत्रित किया जाने लगा। तो इस तरह से ये सभी कारण थे जो कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे थे। अब हम चलते हैं बाबर के भारतीय अभियानों की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि बाबर ने आक्रमण करने से पहले पर्याप्त तैयारियां कर ली थी। उसने समरकंद के उज्बेकों से तुलुगुमा पद्धति, मंगोलों से व्यूह रचना और ईरानियों से बारूद का प्रयोग और सजातीय तुर्कों से अश्व सेना का संचालन उसने सीख लिया था। तो 1519 ईस्वी में बाबर का भारत पर पहला आक्रमण हुआ। उसने बाजोर के दुर्ग को घेरा। भारतीयों ने अत्यंत वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया, किंतु बारूद के प्रयोग के कारण भारतीय मुगलों के समक्ष अधिक समय तक टिक नहीं सके और 7 जनवरी 1519 को बाबर ने बाजोर पर अधिकार कर लिया। हजारों, कहते हैं, निवासियों की हत्या कर दी।
तत्पश्चात उसने झेलम के तट पर स्थित भीरा के निवासियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। कुछ समय भीरा में रुकने के बाद बाबर जो है वो काबुल लौट गया था और भीरा में हिंदू बेग को नियुक्त कर गया। भीरा से सिंधु तक का क्षेत्र मोहम्मद अली जंग और खुशाब लंगर खान को सौंप दिया गया। बाबर के लौटते ही भीरा के निवासियों ने हिंदू बेग को भीरा से निष्कासित कर दिया था। तो अब बाबर का जब दूसरा आक्रमण हुआ है, क्योंकि हिंदू बेग जो है भीरा से भागकर बाबर के पास काबुल पहुंचा था, इसलिए बाबर ने पुनः भारत की ओर प्रस्थान किया। किंतु कहते हैं 1519 ईस्वी के सितंबर में ही पेशावर पहुंचने पर उसे सूचना मिली कि बदखशां उपद्रव कर रहा था और उसे तुरंत काबुल लौटना पड़ा। तो बाबर ने अब तीसरा अभियान 1520 ईस्वी में किया। रास्ते में अफगानों को रौंदता हुआ वह सियालकोट पहुंचा। सियालकोट के निवासियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद बाबर सैयदपुर पहुंचा, जहां के निवासियों ने उसके विरुद्ध संघर्ष किया, किंतु अंततः कहते हैं बाबर को सफलता मिली। कहते हैं इसी समय बाबर को सूचना मिली कि कंधार के शासक जहां अरगुन ने काबुल पर आक्रमण किया है, अतः बाबर को वापस लौटना पड़ा और उसने वापस जाकर 1522 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त की और अपने पुत्र कामरान को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। बाबर का चौथा आक्रमण यानी कि चौथा अभियान जो है 1524 ईस्वी में किया गया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम के जो बीच में संघर्ष चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था। दौलत खां जो है उसका पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां ने आमंत्रित किया था। बाबर ने इस कहते हैं निमंत्रण को स्वीकार किया और भारत की ओर वह अग्रसर हुआ था। कहते हैं इब्राहिम लोदी को दौलत खां और बाबर के मध्य इस वार्तालाप का ज्ञान था या नहीं तो कहना कठिन है, परंतु इतना तो निश्चित कहा जा सकता है कि उसे इसका संशय अवश्य था। इसी कारण इब्राहिम ने दौलत खां पर आक्रमण किया और दौलत खां को भागने पर वश होना पड़ा। उधर बाबर ने भी भारत की ओर आते हुए लाहौर, दीपालपुर पर अधिकार किया। तब दौलत खां ने बाबर से लाहौर की गद्दी पुनः उसे देने का निवेदन किया था। कहते हैं किंतु बाबर ने जालंधर और सुल्तानपुर देने की पेशकश की थी, जिससे दौलत खां को निराशा हुई थी। बाबर ने इन दोनों क्षेत्रों का जो सूबेदार थे उसके पुत्र दिलावर खां को बना दिया। दीपालपुर का सूबेदार इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां को नियुक्त किया गया। तो बाबर के वापस लौट जाने पर दौलत खां और उसके कन्या पुत्र गाजी खां ने सुल्तानपुर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। बाबर की लाहौर में छोड़ी गई सेना ने कहते हैं दौलत खां को परास्त किया और उसके पश्चात आलम खां ने काबुल जाकर बाबर से दिल्ली पर आक्रमण करने का निवेदन किया था। तो इस तरह से उसने दिल्ली पर आक्रमण करने का जब निवेदन किया तो आलम खां भारत लौटा और दौलत खां ने उससे मित्रता कर ली और संयुक्त रूप से दोनों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु इब्राहिम ने उसने परास्त कर दिया था। कहते हैं बाबर का पांचवी बार आक्रमण नवंबर 1525 ईस्वी में भारत पर किया गया, किंतु दौलत खां को विद्रोह करने के कारण दंडित करना बाबर के लिए आवश्यक था। दौलत खां उस समय मिलाप के किले में था, जिसे बाबर ने घेर लिया। दौलत खां का पुत्र गाजी खां भागकर इब्राहिम लोदी की शरण में चला गया था और उसका दूसरा पुत्र दिलावर खां भी बाबर के साथ था। अतः दौलत खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी समय बाबर को अनेक अफगान अमीरों ने जो सुल्तान इब्राहिम से असंतुष्ट थे अपनी अपनी शुभकामनाएं भेजी, जिनसे प्रेरित होकर बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। धन्यवाद।